तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि KMnO4 और आयोडीन के बीच में, मतलब आयोडाइड आयन के बीच में जो है वो रिएक्शन है और वो बेसिक मीडियम में है। आपको जो है ये रिएक्शन को ध्यान देना है। ये KMnO4 है और KMnO4 जो है ये KMnO4 है, ये KMnO4 है और ये जो है ये आयोडाइड आयन है। पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिएगा, सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हैं और मीडियम जो है ये अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन मीडियम में अलग रिएक्शन होगा और एसिडिक मीडियम में जो है वो अलग रिएक्शन होगा। ये तीसरा रिएक्शन है जो आपको याद करना है। एक ऑक्सीलेट और KMnO4 के बीच में रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। एक KMnO4 और सल्फाइड आयन के बीच में रिएक्शन हमने देखा, उसको मैं अभी यहाँ पर रिवाइज कर दूंगा। अब ये तीसरा रिएक्शन है, ये है ये KMnO4 और आयोडाइड आयन के बीच में है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में पहले आपको लिखना है, पहले आपको रिएक्शन को लिखना है। तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाता है 2 KMnO4 या 2 MnO4 माइनस। अब ये KMnO4 की जगह आप आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखें तो आपको बैलेंस करना वो थोड़ा आसान हो जाता है। प्लस H2O प्लस I माइनस, प्लस H2O प्लस I माइनस। मतलब आयोडाइड जो है वो मैंने I माइनस लिख लिया है और KMnO4 को जो है मैंने वहां से K हटा दिया है, तो ये MnO4 बन गया। मतलब KMnO4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो आयनिक फॉर्म में, ये आयनिक हमने लिख लिया। फिर ये बन जाता है MnO2। अब यहां पर आपको ये भी चीज देखनी है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा रिड्यूसिंग है। प्लस 2OH प्लस H2O प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस। ये हमारा रिएक्शन है। अभी इसको ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसको मुझे बस बैलेंस करना है, उसके बाद मुझे मोल्स का जो है ये रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 मैंगनीज है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आयोडीन जो है वो 1 है, आयोडीन 1 है। हाइड्रोजन जो है वो 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो मैंगनीज मेरा बैलेंस है। एक एक करके पहले हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस है कि नहीं है। तो मैंगनीज यहाँ पर 2 है और उधर भी जो है ये मैंगनीज जो है ये 2 है। तो मैंगनीज तो बैलेंस हो गया। अब जो है वो आयोडीन देखना है। आयोडीन यहाँ पर कितना है, आयोडीन 1 है। तो आयोडीन उधर भी जो है वो आयोडीन 1 है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है बचा हमारा, तो ये 4 × 2 ये आ जाएगा 8 और एक ये 9। फिर यहाँ पर जो है 2 × 2 ये आ जाएगा 4, O2 × 2 4 और 2 6 और ये 3 9। तो ऑक्सीजन सारे एटम हमारे बैलेंस है। अब जो है वो हमें माइनस चार्ज को देखना है कि ये जो चार्ज जो है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो चार्ज यहाँ पर कितना है, 2 × -1, जैसे 2 × -1 तो ये -2 चार्ज हो गया, -2 और -1 तो ये -3 हो गया। तो यहाँ पर 2 × -1 तो -2 और -1 तो -3 हो गया। तो मतलब रिएक्शन जो है ये टोटल बैलेंस है ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर मुझे बस रेशियो देखना है कि किस रेशियो में ये चीजें लगी हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं, द मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Ki। तो अगर 1 मोल Ki है, ये Ki से मैंने लिया है आयोडाइड, तो 1 मोल Ki के लिए KMnO4 कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस। ये KMnO4 के बारे में पूछ रहा है, KMnO4 कितना रिड्यूस होगा जब आप 1 मोल Ki ले लेंगे 1 मोल Ki पे। तो 1 मोल Ki पे 2 मोल KMnO4 चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 2। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज देखनी है कि मैंगनीज जो है ये MnO4, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर चली गई ये +4। तो ये तो रिड्यूस हुआ है। और आयोडाइड जो है यहाँ पर ये I माइनस और यहाँ पर -1 है और वहां पर हो गया 3 दूनी 6 और 1 तो +5 हो गया वो, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस में चला गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये +7 से +4 में चला गया तो ये रिड्यूस हो गया। यहाँ पे KMnO4 जो है ये रिड्यूस हुआ, यानी मैंगनीज जो है ये रिड्यूस हुआ है और आयोडाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको जो 2-3 इक्वेशन है उसको वापस से बता देते हैं ताकि आपको बार बार जो है वीडियो देखना ना पड़े। एक तो हमारा वो ऑक्सीलेट वाला है, तो वो हमारा क्या है 5 2 16 ये ऑक्सीलेट वाला है। इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। 5 ऑक्सीलेट है, 5 2 16 O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 5 2 2 MnO4 माइनस प्लस 16
H प्लस ये है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर प्लस H2O के अंदर प्लस Mn2 प्लस के अंदर, Mn2 प्लस। ठीक है, ये हमारा 5 2 16। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 10, ये 10, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 16 है, तो यहां पर आ जाएगा 8। अब ये Mn2 है तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं पूरा बैलेंस है कि नहीं है। तो कार्बन इसमें 10 है, ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 5 5 चौक 20 20 और 4 दूनी 8 28, तो 10 दूनी 20 20 और 8 28, तो ये तो बैलेंस हो गया। मैंगनीज 2 है तो मैंगनीज भी उधर 2 है। अब चार्ज देख लेते हैं, चार्ज पूरा बैलेंस है कि नहीं। उधर 2 प्लस है हमारा, और इधर जो है 5 दूनी 10 माइनस 10, और ये 10 और 2 12 माइनस 12 12 और 16, तो ये हो गया 4, तो उधर भी 4 प्लस है। तो ये इक्वेशन, एक तो ये हमारी इंपॉर्टेंट 5 2 16, वो आपको पहले भी याद करा चुका हूं, 5 2 16, इधर MnO4 माइनस है और उधर Mn2 प्लस बनता है। ठीक है, और ऐसे ही रिएक्शन हमारी उसमें भी थी सल्फाइट में, सल्फाइट वाली जो है रिएक्शन, तो वो आपको थोड़ा दिखा देता हूं वापस से, ताकि आपको वो रिएक्शन समझ में आ जाए। तो देखो ये हमारी जो रिएक्शन है वो, एक तो ये ऑक्सीलेट वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो हमने ये करी, ये 5 2 16, और एक ये रिएक्शन 2MnO4 माइनस प्लस, तो ये 2 1 1, फिर उधर 2 2 1, ऐसे करके आप थोड़ा ट्रिक लगा के याद करोगे तो वो हो जाएगा। एक हमारी सल्फाइट वाली रिएक्शन है जिसके अंदर 2 सल्फाइट 5 2, उधर भी 5 2 और उधर लगता है 6 5 2 6। अब यहां पर जो है ना ये ऑक्सीलेट वाली जो है, ये ऑक्सीलेट वाली 5 2 और ये 16 5 2 16, ये एसिडिक मीडियम में है। और ये जो है ये मैंगनीज KMnO4 और आयोडाइड, ये जो है ये बेसिक मीडियम में है, ये ध्यान रखना है बस आपको। और सल्फाइट वाली जो है, सल्फाइड यानी SO3 2-, वहां पर भी हमारा वो एसिडिक मीडियम में है, तो उस रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। तो वो क्या है, जैसे ये है तो वो हो जाएगा 5 MnO4-, तो ये KMnO4 को जब भी आप लिखो तो MnO4- से आप लिख सकते हो। तो ये प्लस सल्फाइड SO3 2-, ये सल्फाइड है। अब यहां पर 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 5 आएगा। अब क्योंकि एसिडिक मीडियम में है तो मुझे H+ ऐड करना पड़ेगा, तो H+ कितना करेंगे, प्लस 6H+, तो यहां पर ये नीचे आ जाएगा। अब MnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सल्फाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो तो बन जाएगा सल्फेट में, तो वो बन जाएगा सल्फेट में, और Mn जो है ये बदल जाएगा Mn2+ प्लस SO4 2-, ये सल्फेट में बदल गया। ठीक है, ये सल्फेट में बदल गया, तो ये प्लस 3H2O, ये 5 आ जाएगा प्लस 3H2O। ये बस 3 रिएक्शन आपको थोड़ा सा याद करनी है। इसको वापस कर लेते हैं यार। तो बैलेंस देख लीजिए, 2 Mn है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 और 8 23 हो गया, 15 और 8 23 हो गया। तो इधर कितना है, 5 चौक 20, 20 और 3 23। ठीक है, हाइड्रोजन जो सल्फर कितना है, 5 है, सल्फर 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, और इधर 3 दूनी 6। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर 2 -2 और 10, 5 दूनी 10 -10 तो इसका, और -2 तो -12 में से प्लस 6 चला गया तो -6 बच गया, तो -6 इधर चार्ज है। और इधर 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, तो 10 माइनस प्लस चार्ज, -10 प्लस 4, तो इधर भी ये -6 बच गया, तो चार्ज भी बैलेंस है। तो ये ध्यान रहे, ये 3 जो हमारी रिएक्शंस हैं इसको वापस कर लेते हैं। 3 जो रिएक्शन है, एक तो 5 2 16, एक साथ लिख लेते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको इसलिए बार बार करा रहा हूं कि एक तो 5 2 16, 5 ऑक्सीलेट माइनस प्लस 5 2 MnO4- प्लस 16H+, 16H+, 5 2 16, ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस Mn2 प्लस H2O, इसे बदल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8, तो ये हमारी बैलेंस हो गई, एसिडिक मीडियम में है। ऐसी हमारी वाली रिएक्शन है, ये वाली सल्फाइट वाली। तो सल्फाइट में क्या है, सल्फाइट में भी आप इसको ऐसे ही लिख लो, 5 को पहले ले लो, हरा वाला नहीं काम कर रहा है, तो सल्फाइट में भी इसको 5 को पहले ले लो, 5 तो 5, वैसे मिलती जुलती आप रिएक्शन लिखोगे। तो याद करने वाली जो चीज़ है ना, उसको आप थोड़ा सा ट्रिक में याद करो, और उसको रोज थोड़ा सा देख लो या वीकली थोड़ा सा देख लो तो हो जाएगा। तो 5 सल्फाइट है, फिर वापस 5 2 16, 2
MnO4 माइनस, अब 16 की जगह यहाँ पे 6H प्लस है, 6H प्लस है, और ये तो वापस से अब सल्फाइड जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर ये 5 आएगा, 5 आएगा प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 3H2। तो दोनों को साथ में लिख के करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत याद करने में आसानी होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन देखो क्या है, 5 ऑक्सीलेट, 5 2 16 और यहां पर है 5 2 6, और उधर ये सल्फाइड जो है ये सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और H प्लस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये वो फिर आप बैलेंस कर लोगे, क्योंकि सिर्फ आपको हाफ रिएक्शन थोड़ा बहुत याद करनी है, फिर वो वाली हाफ तो आप वैसे भी याद कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन फिर 2Mn, इसी को मैं दोबारा 2MnO4 माइनस प्लस, तो इसको भी आप वैसे ही, ये तो हमने लिख लिया, फिर वो पीछे वाली रिएक्शन क्या है, तो ये 2MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस I माइनस, तो 2MnO2 प्लस 2OH, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड वाली, आयोडाइड वाली भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर हम ऐसे रिएक्शन को बार बार याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, अब ये अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मतलब जब भी नंबर आएगा तो आप मोल्स पे चले जाना और मोल्स का जिस हिसाब से रिलेशन बिठाना है तो वो कर देना। तो यहाँ पर जो है ये क्या कर रखा है कि इन्होंने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, तो यहाँ पर नंबर को इन्होंने कोरिलेट करा है वॉल्यूम से, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। अब आपको पता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रोस लॉ है। इक्वल नंबर, अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगाड्रोस लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मोल्स बोल सकते हैं। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा, कंडीशन सेम होनी चाहिए, यहां पर भी एसटीपी है, यहां पर भी एसटीपी है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, उसके मोल्स भी ज्यादा होंगे। तो इन दोनों में तो इसका ज्यादा है, अभी कंपैरेटिव स्टडी है, इन दोनों में इसका ज्यादा। अब ये 0.5 ग्राम है, अब यहाँ पे मास दे दिया है तो 0.5 ग्राम H2, अब हमें पता है 2 ग्राम H2 में, यहाँ पे मास से आपको मोल निकालना है, तो 2 ग्राम H2 में 1 मोल होता है, तो 0.5 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या है, 2 ग्राम H2 इज इक्वल्स टू 1 मोल, और तो 0.5 ग्राम H2 इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1/4 यानी 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स हो गया इसके अंदर। और ये जो है हमारा अब ये 15 लीटर, तो 22.4 लीटर जो है वो 1 मोल हो जाएगा, और 15 लीटर जो है ना वो 0.25 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये जो है हमारा 10 ग्राम O2, अब हमें पता है कि 32 ग्राम O2 इक्वल टू 32 ग्राम O2 इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो 10 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो 10 ग्राम O2 इज इक्वल्स टू 1/32 इंटू 10। तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ा नंबर यही बैठता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो 15 लीटर इक्वल टू 15 लीटर इज इक्वल्स टू 1/22.4 इंटू 15, तो 15/22.4 है, ये लगभग 0.6 के आसपास आएगा, 0.6 के आसपास आएगा, और 0.25, और ये तो 0. और भी कम आएगा, यानी लगभग 1/30 कर इसको कर 10/30 इसको बोल सकते हैं, यानी 1/3, 0.33 के आसपास आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है, 0.33, 0.25, और ये आ जाएगा 5/22.4, 22.4, तो ये आ जाएगा आपका 1/5, तो 1/6, तो ये भी काफ़ी कम आएगा। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका, मैक्सिमम जो वैल्यू बैठेगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन में ही देखना है, मतलब आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आ जाएगा। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा 15 लीटर H2, ठीक है ना। उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोल्स आएंगे, तो सबसे ज़्यादा उसका नंबर भी आ जाएगा। अब ये अगर सारे वॉल्यूम दिए होते तो फिर मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा
और तो उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या करा है, इन दो के तो वॉल्यूम दिए हैं, इन दो के मास दिए हैं, तो इन दो में कंपेयर करूंगा तो वो ज्यादा हो गया। लेकिन फिर मास से कंपेयर करूंगा तो सबको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके मोल्स 15/22.4, इसके मोल्स 5/22.4, इसके मोल्स 0.5/2 और इसके मोल्स 10/32। तो फ्रैक्शन हम देखेंगे तो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है वो बैठ रहा है, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये आप कर लो जल्दी से फटाफट, इसमें टाइम नहीं लिखना चाहिए। चलो मैं कर देता हूँ, आप तो आलसी लोग हो। ठीक है, 7 ग्राम N2, तो 7 ग्राम जो है वो N2 है। अब मुझे पता है ये N2 है, ये आपको ध्यान रखना है। N2 है तो वो 28 ग्राम हो गया, N2 है तो 28 ग्राम हो गया। 28 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, 28 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 7 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 7 ग्राम बाय 28, ये तो इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही वहां पर हो जाएगा 2 ग्राम H2, तो H2 जो है इसका जो हो जाएगा 2 ग्राम H2 इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पे 2 ग्राम ही मास दिया हुआ है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल्स हो जाते हैं। तो गिवन मास है 2 ग्राम और उसका मोलर मास भी है 2, तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। फिर 16 ग्राम NO, 16 ग्राम NO के अंदर, तो NO अगर मैं देखूं तो NO2 है, सॉरी, तो इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 32। तो इसका मोलर मास हो गया कितना, 4 2 6 3 और 1 4, 46। तो 46 हो गया, तो 46 4 2 6, ठीक है 46 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल, और ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे 16 है, गिवन मास जो है वो 16 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 16/46 ग्राम, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। अभी तक जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो ये है। फिर हमारा 16 ग्राम O2, फिर आपको पता है O2 है, तो O2 जो है वो 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, और ये जो है ये 16 ग्राम है, तो 16/32, ये सबसे अभी तक जो है वो सबसे बड़ा नंबर ये है, और सबसे छोटा नंबर जो है वो ये है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो फ्रैक्शन ही आपको देखना है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वायरस के ऊपर, कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.022 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। अब आप देखो इसकी यूनिट, और ये जो है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसकी यूनिट देखो आप cc पर ग्राम, तो मतलब ये जो है ये इनवर्स ऑफ डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो चीज है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये होता है 1/डेंसिटी, ताकि इसकी यूनिट देखो क्या दी हुई है, ये 1/डेंसिटी की ही यूनिट है। तो मतलब 1/डेंसिटी की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये आ जाएगा मेरा 6.02 इंटू 10⁻⁻² cm³ बाय ग्राम। तो डेंसिटी इससे निकल आएगा, तो डेंसिटी इससे डेंसिटी क्या निकल आएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/6.02 इंटू 10⁻⁻² cm³ पर ग्राम, तो ग्राम ऊपर आ जाएगा। अब ये डेंसिटी हो गया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्स ऑफ डेंसिटी होता है, उसका 1/d, स्पेसिफिक वॉल्यूम को 1/d कर देंगे तो मेरे पास डेंसिटी आ गया। मतलब डेंसिटी को मैं उधर ले गया और इस नंबर को मैं पूरा इधर ले आया, तो ये मेरे पास डेंसिटी आ गया। तो डेंसिटी ऑफ वायरस जो है ये मेरे पास निकल आया है। डेंसिटी ऑफ वायरस इज 1.6 ही मानते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वायरस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा ग्राम पर cm³, ये आ गया मेरे पास डेंसिटी। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वायरस का मास आ जाएगा मेरे पास, तो 1 मोल वायरस का भी मास मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि एक वायरस के मास को हम Na नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल वायरस का मास आ जाएगा, और 1 मोल वायरस का मास आ गया तो मतलब वो मोलर मास आ गया। तो डेंसिटी मैंने निकाल ली है, डेंसिटी। अब जो है वायरस का जो है वो वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि डेंसिटी, वॉल्यूम और मास हमें पता होना चाहिए कोरिलेशन के लिए। अब क्योंकि सिलेंड्रिकल वायरस है, तो सिलेंड्रिकल वायरस में क्या होगा कि रेडियस जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, ये क्या हो जाएगा,
सिलेंड्रिकल वायरस, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आर कितना है, हमारा जो आर है, रेडियस जो है वो 7 एंगस्टन है। रेडियस यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, रेडियस जो है वो हमारा 7 एंगस्टन है और लेंथ जो है हमारा वो 10 एंगस्टन है। तो यहाँ से मैं डेटा नोट कर लेता हूँ। तो रेडियस जो है वो 7 एंगस्टन है, रेडियस जो है वो 7 एंगस्टन है और लेंथ जो है ये 10 एंगस्टन है, 10 एंगस्टन है। ठीक है, वापस से देख लो आप इसको। तो रेडियस जो है वो 7 एंगस्टन है और लेंथ जो है वो 10 एंगस्टन है। ठीक है, तो हमारा इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वायरस, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, वॉल्यूम ऑफ वायरस निकल आएगा 22/7 पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर। क्योंकि ये एंगस्टन में है तो मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूंगा, तो 7 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर और इंटू और लेंथ का यानी 10 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 × 49 × 10⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो ये 7, तो ये आ जाएगा 154 × 10⁻23। ठीक है ना, ये तो 7 बच गया, 7 को 22 × 7 करा तो 7 दूनी 14, 4 4 15। ठीक है, 154 और 16 और ये 8 दूनी 16, 8 24, -24 होता, -24 अब ये 10 है, तो वो सॉल्व करके ये आएगा सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ गया वायरस का। तो वॉल्यूम ऑफ वायरस मैंने निकाल दिया है, वॉल्यूम ऑफ वायरस मैंने निकाल दिया है। अब डेंसिटी जो है पीछे, डेंसिटी अगर आप देखो तो डेंसिटी है 1/6 × 10⁻² cm3 ग्राम पर cm3। ठीक है, तो डेंसिटी मुझे दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वायरस ये जो आया है मेरे पास, ये आया है 1/6 × 10⁻² cm3 ग्राम पर cm3, ये डेंसिटी है। अब डेंसिटी पता है मेरे पास, डेंसिटी जो होता है ये मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है मेरे पास निकल आया है, ये वॉल्यूम आया है मेरे पास, इसको मैं यहां पर रख दूंगा तो एक मास ऑफ 1 वायरस आ जाएगा। तो मैं मास ऑफ 1 वायरस कैसे निकाल सकता हूं, तो मुझे पता है इक्वल टू 1/6 × 10⁻² ग्राम पर cm3 इज इक्वल्स टू ये मास ऑफ 1 वायरस, दूसरे कलर से ले लेते हैं, मास ऑफ 1 वायरस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस पार्टिकल। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जगह इसका वैल्यू लिख देता हूं। तो वैल्यू लिख देते हैं इसकी, अबे हट जा, वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कितनी है, 154 × 10⁻23 cm3। तो cm3 से cm3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो है वो वहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 वायरस। तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻² बाय 154 × 10⁻23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये सॉरी उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया, इसको इधर करते हैं, मास ऑफ 1 वायरस, ये उल्टा हो गया। हाँ ठीक है, अब ये जो करते हैं हम 154 × 10⁻23 बाय 6 × 10⁻², ये आ जाएगा ग्राम में, ये मास ऑफ 1 वायरस आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर ले जाएं तो वो पावर कैंसिल हो जाएगी और उसको हम इसको यहाँ से यहाँ तक कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मिट जा, ठीक है, उसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये -23 था और -2 था तो -21 हो जाएगा। ठीक है, 6, अब 6 दूनी 12, अब 154 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 दूनी 12 और 3, 6 24 56 30, 34 56 30, 30 4 पॉइंट
6 36 25.6, तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ वन वायरस इज इक्वल्स टू 25.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21 ग्राम। ये मास ऑफ वन वायरस आया है, ये मास ऑफ वन वायरस आया है। तो मास ऑफ 1 मोल वायरस कितना होगा, तो उसको हम यहीं पे कर लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल वायरस, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, फ्लैशेस चमक रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 1 वायरस इतना है, मास ऑफ 1 मोल वायरस, मास ऑफ 1 मोल वायरस, मास ऑफ 1 मोल वायरस क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ 1 वायरस इनटू एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ 1 वायरस इनटू Na, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आया 25.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21 इंटू 6 इंटू 6.022, वो लेकिन उसको पूरा होल नंबर में ही ले ले रहे हैं, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 23 से ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 और 25.6 इंटू 6 चलेगा 3, 6 30, 3 33 का 3 चलेगा 3, 6 दिन 12, 12 3 15, तो ये आ जाएगा 153, लगभग 153.6 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं अब क्या है, 153 आया मेरा, 153, ठीक है। ऑप्शन के अंदर केजी में दिया हुआ है, तो 153 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम है ये। अब किलोग्राम में कितना हो जाएगा ये, तो 15.3, ये आ जाएगा 15.3 किलोग्राम पर मोल, 15.3, ठीक है। तो ये ग्राम में आया है हमारा, ये जो वैल्यू आई ये ग्राम में आई, इसको किलोग्राम में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो केजी में कितना आ जाएगा, देखो केजी ये ग्राम में आया है, केजी 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इस डेसिमल को यहां ले जाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 15.36 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा, और 10 की पावर 3 ग्राम इक्वल टू केजी हो जाएगा। तो 15.36 जो है हमारा आंसर है इसके अंदर, 15.4 किलोग्राम पर मोल, ये जो है ये आंसर है इसके अंदर, ठीक है। तो वापस से देख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लेंदी है। स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो 1 बाय डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी इज 1 बाय डेंसिटी, तो 1 बाय डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो 1 बाय डेंसिटी होता है। इससे मैंने डेंसिटी निकाल लिया, डेंसिटी की वैल्यू ये आई। अब डेंसिटी मेरे पास है और डायमेंशन है मेरे पास वायरस के, मतलब लेंथ है और रेडियस है, तो वॉल्यूम मेरे पास वायरस का निकल आया, 154। इस वॉल्यूम पता है मुझे, डेंसिटी पता है, तो मैं एक पार्टिकल वायरस का मास निकाल लूंगा। तो एक पार्टिकल का वायरस का जो मास आया मेरे पास ये आया, और इसको जो मैं 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 मोल वायरस का मास आ जाएगा मेरे पास। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा था वो सेंटीमीटर और ग्राम में था, उसको फिर मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऑप्शन में किलोग्राम है, तो ऑप्शन हमारा ये किलोग्राम में आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, अज्यूमिंग फुल डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट है ये। अब ये जो है बेरियम कार्बोनेट का आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सिंपल सा है ये, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली नहीं, 3 इक्वेशन ही ये वो दिक्कत वाली, MnO4 का ऑक्सीडेशन ऑक्सीलेट के साथ, सल्फाइड के साथ और आयोडाइड के साथ, वो इक्वेशन है, उसको वापस से रिकॉल कर लेंगे इसी चैप्टर में, इसी सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बेरियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पूछा है, तो BaCO3, ये बेरियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो ये जो है ये CO2, तो BaO बन जाएगा, ये बाउ, और ये CO2 बन जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 1 मोल बेरियम बैलेंस है, तो ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, तो 1 मोल 1 मोल बेरियम कार्बोनेट 1 मोल बेरियम ऑक्साइड देता है, और ये जो है ये CO2 1 मोल CO2 देता है, 1 मोल CO2 देगा, मोल कर देते हैं, मोल। तो इसका मोलर मास देख लेते हैं। अब बेरियम का जो एटॉमिक मास दिया हुआ 137 दिया हुआ है, 137, थोड़ी बहुत कृपा कर देता है नीट एटॉमिक मास देके, ताकि बच्चे उलझ न जाएं। वैसे देना चाहिए, क्योंकि लर्निंग जो चीज़ है उसके बेसिस पे लोगों को जज नहीं करना चाहिए, मेंटल एप्टीट्यूड के बेसिस पे बच्चों को जज करना चाहिए। 137 हो गया। अब कार्बन का जो मास है, कार्बन का मास जो है वो 12 है, और ऑक्सीजन का मास 16 3 48 हो गया, 48 हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया, 8 7 15, 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगा 1 4 4 8 8 और 1 9, और ये 197 ग्राम हो गया,
तो देख लेते हैं वापस से, 7 2 9, ठीक है, 17 का 7 यहाँ से लिखा है, 4 3 7, 7 2 9, 197। तो 197 ग्राम जो है ये आपको देता है बाऊ। बाऊ कितना हो गया, ये हो गया बाऊ 137 प्लस, और ये हो गया हमारा 16, तो ये हो गया 6 से 12, 13 का 3 से लगा 1, 3 2 5 और 1 153 ग्राम, 153 ग्राम ये हो गया, और 44 ग्राम ये हो गया, ठीक है। तो ये तो 153 ग्राम है, ठीक है, जब भी बैलेंस नहीं हो रहा था मैं कहूँ ये क्या हो गया, 153 ग्राम। तो वैसे भी कैलकुलेट करोगे, 4 3 7 5 4 9, ठीक है, हो गया। तो अब ये जो है ये मुझे पता है 197 ग्राम जो है ये 44 ग्राम जो है ये CO2 देता है। तो 9.87 कितना देगा, तो मुझे पता है, सही दिख रहा है, ब्लू कलर थोड़ा सही नहीं दिख रहा, ठीक है, लाइट ब्लू या वाइट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये सही दिख रहा है, ठीक है। तो 197 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट BaCO3 गिव्स कितना, 44 ग्राम CO2। तो 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट BaCO3 विल गिव कितना हो जाएगा, 44 अपॉन 9.85 इंटू, सॉरी गलत हो जाएगा, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी करता है, 197 इंटू 9.85, ठीक है। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेता हूँ, ठीक है, और वो 19.7 है, तो उसको 20 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करा दो, 44 बाय ये 200 कर देते हैं और ये 10 कर देते हैं, ठीक है। तो लगभग आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/20 और ये आ गया 20 का यहाँ कैंसिल, तो 2.24, ठीक है, 2.2 ग्राम मतलब कितना हो गया, अभी हमने जो है ये निकाल लिया, चलो ठीक है। वैसे 2.2 हमारा जो है ये मास में आया है, ये वैसे मुझे मोल्स में करना चाहिए था, गलती कर दी, ठीक है, लेकिन इससे भी आंसर आ जाएगा। मेरे पास 2.2 ग्राम आ गया, 2.2 ग्राम आ गया, 2.2 ग्राम, तो मोल्स में कितना हो जाएगा, तो मोल्स हो गया मेरा 2.2 बाय 44 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम में दिया हुआ है, ऑप्शन में ढंग से देखा नहीं कि लीटर में दिया हुआ है, मैं सीधा देख लिया कि मास में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/10, तो 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है कि एक मोल जो है ये एक मोल देता है, तो 19.85 मोल में कितना हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी निकल जाता, ठीक है। ऐसे कर लिया तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 197 जो है वो 44 ग्राम देता है, तो 9.85 जो है ये आपको 2.2 ग्राम देगा। 2.2 ग्राम से मैंने मोल्स निकाल लिए, तो 2.2 ग्राम से 1/10 मोल्स, 1/20 मोल्स आता है, लगभग 1/20 मोल्स, 1/20 मोल्स आता है, 1/20 मोल्स। सो 1/20 मोल्स आएगा, क्योंकि 2 ये डेसिमल यहाँ आ गया, तो ये आ गया 1/2, तो 1/22, ठीक है, ये 1/22, 1/20 आया, तो ये 2.2 डिवाइड बाय, तो 1.12 आएगा, ठीक है। गलती हो जाती है, टू एर्र इज टू ह्यूमन, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे कर लेंगे, मतलब 2.2 ग्राम आया, 2.2 ग्राम से मोल्स हमने निकाल दिया, 2.2 डिवाइड बाय 44, तो 1/20 आया, 1/20 को 22.4 लीटर्स कर दिया, क्योंकि एक मोल जो है वो 22.4 होता है, तो 1/20 मोल में कितना लीटर होगा, तो 1/20 मोल इंटू 22.4, तो हमारा 1.12 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है कि जो जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है तो इसमें हम स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड ही पढ़ते हैं मेनली, हम जो है वो डेफिशिएंसी, अगर 12th में आप देखोगे तो कंपाउंड जो है वो स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, हम जो है जनरल स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड ही पढ़ते हैं, और स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड में जो एटम है वो पूरे होल नंबर में होते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं हीमोग्लोबिन जो है स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड ही है, इसमें कोई मिलावट या इसमें कोई वैकेंसी या कुछ और नहीं है। तो मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 0.334% जो है वो आयरन है बाय वेट जो है, और इसका जो
हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 67200 है, मतलब 67,200 67,200 जो है ये मॉलिक्यूलर वेट है हीमोग्लोबिन का, और उसके अंदर 0.334% आयरन है। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि इसके अंदर आयरन कितना बनता है। तो हमें पता है परसेंटेज, परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज कैसे देते हैं, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 ये होता है। अब परसेंटेज यहां पर कितना दिया हुआ है, परसेंटेज यहां पर दिया हुआ है 0.334, तो मुझे गिवन मास निकालना है आयरन का, गिवन मास बाय टोटल मास यानी 67200 इंटू 100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गिवन मास, आयरन का जो गिवन मास है वो कितना हो जाएगा, तो मैं देख लेता हूं गिवन मास ऑफ आयरन, गिवन मास ऑफ आयरन Fe ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.334 इंटू 67200 बट्टे 100 बट्टे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 672 इंटू 0.334, या फिर ऐसे करना है 672 इंटू 334 इंटू 10 की पावर -3 कर देते हैं, वो इधर हम बाद में देख लेंगे। डेसिमल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का 8, यहाँ से लेके 2, तो 6 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 7 3 21 का 1, यहाँ से लेके 2, 6 3 18, 18 और 2 20। फिर यही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 7 3 21 का 1, यहाँ से लेके 2, 6 3 18, 18 और 2 20, यही चीज़ रिपीट हो गई। ये आ गया 8, 8 से 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 6 6 12, 13 14, 4 यहाँ से लगा 1, 2 और 3, 3 और 1 4, फिर 2 और ये 2। अब मैं डेसिमल 3 इधर कर दूंगा, तो 224 224.48 448, तो 224.5 ही मान लेता हूं मैं इसको। 224.5 जो है ये बैठेगा मेरा 67,200 का 0.33%। अब मेरे पास इतना मतलब आयरन है, इसके अंदर कितना है, इतना ग्राम। तो आयरन के कितने एटम होते हैं, तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, या अब इसको मैं ये जो 224 है इसको एटॉमिक मास से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब एटॉमिक मास कितना है, 56 है, तो यहीं पे कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो मेरे पास 225 ग्राम आयरन आ गया परसेंटेज वाइज। जो परसेंटेज है मेरा वो 0.334 ऑफ 67,200। ठीक है, इसका जो है 33% इतना आया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ आयरन एटम्स, सो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ Fe एटम्स ये कैसे निकलेंगे, तो ये आएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। अब गिवन मास जो है ये 224.5 और ये जो है ये 56। ठीक है, तो ये लगभग 4 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 इंटू 4, तो 5 6 चौक 24 का 4 से लेके 2 5 चौक 20, 20 और 2 24, तो 224 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 224। ठीक है, तो थोड़ा सा बस एप्टीट्यूड लगाना था इसके अंदर, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, विदाउट केमिस्ट्री वाला भी सॉल्व कर सकता है। बस उसको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स में क्या रिलेशन निकलता है। तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास गिव्स यू नंबर ऑफ एटम। तो परसेंटेज, जो टोटल मास से मैंने परसेंटेज ऑफ आयरन निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ आयरन से मैंने आयरन का जो मास है वो टोटल में कितना है, वो 224.5 आया। 224.5 जो है वो टोटल आयरन का जो मास आया है। अब इसके अंदर कितने एटम बैठेंगे, तो टोटल मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खाली हो गया भैया। ठीक है, ये हमारा 22वां है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 3। सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये वो फिगर होते हैं जो हमारे लिए एरर एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें बताते हैं कि रेंज बताते हैं किसी भी चीज़ का, जो एरर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन अगर वैसे तो कम आता है लेकिन कभी आता है, तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे मैं बोलूँ 10 पेन, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे बोलूँ 1 डजन,
तो 1 डजन एग्जैक्ट फिगर है, इसमें कोई एरर की चांस नहीं है। आप जब गिनोगे तो चीज़ों को पूरा ही गिनोगे। 1 डजन जब गिना जाएगा तो 12 ही गिने जाएंगे, एग्जैक्ट फिगर है। तो जब एग्जैक्ट करके आपको चीज़ बताता है, जैसे 10 पेन है तो पूरे पूरे 10 होंगे, ऐसा नहीं होगा 10.5 10. या तो 10 होंगे, पूरे के पूरे 10 ही होंगे। तो जब एग्जैक्ट नंबर आता है तो उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन जब आपके पास रेंज आता है, डेसिमल आ जाता है या कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का मतलब यह है कि जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। हाँ, 2 डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है। अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। तो वो हमें देखना है। मतलब हमारे पास जो है 161, अब 161 जो है ये इसके अंदर ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 161 नॉन जीरो डिजिट, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब 0.161, अब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो डेसिमल के बाद 161 ये सिग्निफिकेंट हो गया 3। अब ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 333 फटाक से, जल्दी से बोल लो। ठीक है, तो द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H22, ये आ गया थोड़ा सा केमिस्ट्री का जो है मेन पार्ट। तो C60 और H122 एक मॉलिक्यूल का पूछा है। बच्चे यहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मॉलिक्यूल पूछे तो एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है, और एक मोल पूछे तो वैसे बहुत सारे, मतलब 6.02, जैसे मैं एक अंगूर का वजन करूं और 1 डजन अंगूर का वजन करूं तो वो दोनों में अलग अलग आ गया। एक अंगूर का वजन अगर x ग्राम है तो 1 डजन का 12x हो जाएगा। ऐसी एक मॉलिक्यूल का वेट अगर x है तो एक मोल का Na×x होगा, वो थोड़ा आप ध्यान देना। तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल का पूछा है, 1 मॉलिक्यूल का पूछा है। अब देखो मोलर मास, इससे मोलर मास निकलेगा। C60H22 का मोलर मास कितना आ जाएगा, तो C60H122 इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हम इसका निकाल लेते हैं। तो C60 है, C60 तो 12 × 60 प्लस 1 × 122, तो मोलर मास आ गया। तो 12 से 72, 720 प्लस 122, ये आ जाएगा 2 4 6 7 और 1 8, 842 आ जाएगा। ठीक है, 842 ग्राम ये आ गया। अब 842 ग्राम जो है ये एक मोल का है। सो 842 ग्राम इज द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of C60H122। ठीक है, ये आ गया। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H122 इज इक्वल्स टू, तो अब जब मास पूछा है तो मास ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना आप बच्चे, इसमें कंफ्यूज आते हैं कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। जो चीज पूछी है वो यूनिट आपकी ऊपर रहेगी। मास पूछा है तो मास ऊपर रहेगा, नंबर नीचे चला जाएगा। अगर नंबर पूछा है तो नंबर ऊपर रहेगा, मास नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मास पूछा है कि वेट पूछा है तो वेट ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर मेरे पास वेट है और वो नंबर है, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। 842/6.022 into 10⁻23। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है, शार्प शूटर नहीं बनना है। ठीक है, तो इसको 6 मान लेते हैं, इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 6 मान लिया, ठीक है, तो वो 8 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 842 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 एकम 6 और ये 2 24, 6 चौक 24, तो 24 लगाया 0, फिर 2, फिर लगाया डेसिमल, लगाया 0, फिर 6 12, 6 3 18, तो 140.3 ये आ गया। 140 अरे बन जा भाई, 140 बनिए ना, 140.3 into 10⁻⁻23, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब 2 डेसिमल इसको पीछे खिसका लो, तो 1.4 into 10⁻⁻21 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। मोल जब मास पूछा है तो मास ऊपर रहेगा, नंबर नीचे चला, एवोगाड्रो नंबर नीचे आ जाएगा। जब नंबर पूछा है तो नंबर एवोगाड्रो नंबर ऊपर रहेगा और मास नीचे आ जाएगा। उसके बीच में थोड़ा बहुत रिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो खाली हो गया। ठीक है,
क्या हो गया, वापस से वही क्वेश्चन आ गया भैया। ठीक है 24, द फाइनल आंसर क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन, अच्छा 23 क्वेश्चन दो बार आ गया। ठीक है 23 क्वेश्चन दो बार आ गया। ठीक है 24 क्वेश्चन। अब वही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो इसके अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर लीस्ट फिगर जो होता है वो देखा जाता है, जिसमें जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, तो 3 से कम है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 3 डायरेक्टली। ठीक है, वैसे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल है वो हम करेंगे बात कभी, अभी करेंगे तो क्वेश्चन पेपर हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इफ Na एवोगाड्रो नंबर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाइट्राइड आयन मतलब क्या है, N3 माइनस। अब देखो क्या है N3 माइनस, इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं, ये नाइट्राइड है। ऐसी अजाइड भी होता है, वो N3 माइनस होता है, एजाइड। थोड़ा बहुत बताता चलूंगा आपको, ज्ञान देता चले। तो ये N3 माइनस जो है, N3 माइनस ये होता है एजाइड, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, एजाइड, एजो एजाइड, ये वर्ड जब आता है जब नाइट्रोजन से लगा हो, तो एजो, थायो सल्फर के अंदर लगा होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है IUPAC की, एजो लगता है नाइट्रोजन के लिए, थायो लगता है सल्फर के लिए। तो एजाइड अगर है तो N3 माइनस है, और नाइट्राइड अगर है, नाइट्राइड तो N-3, ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड नाइट्रोजन है इसके अंदर, सिर्फ सिंगल नाइट्रोजन, एजो एक से ज्यादा नाइट्रोजन, तो ये इसके अंदर 3 नाइट्रोजन मिलके एक माइनस चार्ज रखते हैं, इसके अंदर 1 नाइट्रोजन मिलके -3 चार्ज रखता है। थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल हमें जो है वो अभी नाइट्राइड पे काम करना है, हमारे जो मतलब का है वो नाइट्राइड है। ठीक है, तो एजाइड को मैं हटा देता हूं, एजाइड को मैं हटा देता हूं, एजाइड को मैंने हटा दिया, ये है। ठीक है, अब जो है ये, ठीक है, तो नाइट्राइड। अब ये क्या कह रहा है, इफ द Na, टाइम क्या हुआ, ठीक है टाइम है, इफ Na इज द एवोगाड्रो नंबर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2। तो देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन लेता हूं, तो नाइट्रोजन लेता हूं तो मुझे इस नाइट्रोजन के मास और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिलेशन बिठाना है। तो नाइट्रोजन लेता हूं तो नाइट्रोजन कितना है, 14 ग्राम। 14 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 ग्राम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये यहां से एजाइड पे चला गया, जब मैं नाइट्राइड पे चला गया, नाइट्राइड पे जब चला गया तो मास, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एटम का जो मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ध्यान रहे, कभी भी इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज पे फर्क पड़ता है। तो मास तो अभी भी इसका इतना ही रहेगा, इसका मास जो है वो 14 ग्राम ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। अब देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं पूछा। इस 7 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 5 रहेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो है ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इसके मास और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है वो रिलेशन देखना है, यानी 14 ग्राम में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके हिसाब से मुझे देखना है कि 4.2 ग्राम में कितने होंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कोने में, 14 ग्राम ऑफ N-3 कंटेन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 4 जो भी दिया हुआ है 4.2 ग्राम, सो 4.2 ग्राम ऑफ N-3, इसके अंदर कितने होंगे, ये हो जाएगा 8/14 इंटू 4.2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, और उसको करने हम 4/7 इंटू 4.2। अब क्योंकि कैंसिल करना है तो 4.2 को 42 लिख सकता हूँ और इंटू 10 की पावर -1 कर देता हूँ, इसको 42 कर देता हूँ, तो 6 7 42, 6 7 42, 6 चौक 24, तो 2.4 आ जाएगा आंसर, 2.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 2.4। अब 2.4, अब ये मोल आया है, देखो 2.4 Na आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 मोल लिया है। 14 ग्राम जो है ना वो 1 मोल का मास है, यानी 14 ग्राम के अंदर 8 मोल्स होंगे। 14 ग्राम 1 मोल है, एक नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन,
14 ग्राम में 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो आएगा ये मोल्स आएगा, Na आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, Na, क्योंकि हम जो है वो मोलर मास से या एटॉमिक मास से रिलेशन बिठा रहे हैं। जब भी एटॉमिक मास आएगा तो मोल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा 2.4 Na, ठीक है। तो एजाइड और नाइट्राइड में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, जो चीज पूछे उस पर ही टारगेट करना है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन होता तो हम जो है वो टोटल मान के चलते, 14 और 10 के बीच में रिलेशन देखते, लेकिन इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हम 14 और 8 के बीच में रिलेशन देख के चलेंगे और फिर वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, SO2 एंड 32 50 डिग्री 150 लीटर कंटेन्स, ठीक है। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है O2 का, SO2 का, और ये दिया हुआ है कि एट 15 डिग्री सेल्सियस 150 mm Hg प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स N मॉलिक्यूल्स, 1 लीटर जो है वो N मॉलिक्यूल्स रखता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2, मतलब वॉल्यूम और नंबर के बीच में रिलेशन पूछा है, तो एवोगाड्रोस लॉ के हिसाब से क्वेश्चन जाएगा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएगा। तो यहां पर SO2 का जो वॉल्यूम है वो डबल कर रहा है, कंडीशन सेम रख रहा है, कंडीशन सेम रख रहा है, लेकिन SO2 का जो वॉल्यूम है ये डबल कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। तो अगर O2 के अंदर N मॉलिक्यूल्स हैं तो SO2 के डबल वॉल्यूम में यानी 2 लीटर में 2N मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सिंपल सा इसके अंदर ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते ही हो जाएगा, पढ़ते ही आपको कर देना चाहिए। कुछ कुल मिला के ये 30-35 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने पढ़ा और पढ़ते ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नाउ बोरोन, अब ये जो है ये एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन आता है, 11th में भी आता है और नीट में भी काफी रिपीट होता है। एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, परसेंटेज एक का और उसका एटॉमिक मास, यानी कि यहां पर जो है परसेंटेज 19 और उसका एटॉमिक मास यानी 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर परसेंटेज दूसरे का और इसका एटॉमिक मास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के सम को ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे मैं करता हूं उधर। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज 80 एटॉमिक मास, ये हो जाएगा 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है, जब भी परसेंटेज होगा तो 100 से 100 का रोल आएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज से नंबर निकालना है तो 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 190 प्लस 81 इंटू 11, 81 इंटू 11, 1 एकम 1 8 एकम 8, 1 एकम 1 8 एकम 8, तो 198, तो 891 891, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं बटा 100, तो 891 अब मैं इधर ऐड कर देता हूं, 891 बटा 190 190, तो ये आ जाएगा 1 9 9 18 का 8, 8 से लगा 1 9 8 और 2 10 1081, ये आ जाएगा 1081 बटा 100, ये आ जाएगा 10.81, ठीक है, 10.8 आंसर हो जाएगा इसका। तो एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत देखना है। दूसरा जो है ये एवरेज एटॉमिक मास, ये भी जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है भाई। अब आ गया हमारा 28 क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है 4.4 ग्राम, ठीक है। देखो क्या है, अगर मैं CO2 लेता हूं, 1 मोल CO2 लेता हूं, तो 1 मोल CO2 का मतलब ये है कि इसके अंदर 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है प्लस 2, या फिर अगर मैं ये बोलूं ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, अगर चल 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन सिर्फ अगर ऑक्सीजन पूछता तो सिर्फ 1 मोल O2 होता, ठीक है। तो अगर ये अब 1 मोल का मास कितना हो गया 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे रिलेशन बैठाना है आपको। इसने मास दे दिया है CO2 का और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, तो 4.4 ग्राम में कितना होगा, तो मतलब 44 से 4.4 बनाना है, 44 से 4.4 ग्राम बनाना है CO2, तो मतलब इस इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड कर दूं
तो पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल कार्बन प्लस 0.2 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 0.2 मोल है तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.2 इंटू Na, इंटू Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, इसको 6 ही मानो आप, शार्प शूटर ना बने, 6 दूनी 12, तो 1.2 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ये हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये पहले मैंने जो है मोल और मास के बीच में जो है ये आपको रिलेशन देखना है। तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, और 1 मोल CO2 का मास जो है 44 ग्राम, तो मैंने मास से फिर मोल्स के बीच में रिलेशन दे दिया और फिर 44.4 ग्राम के हिसाब से रिलेशन दे दिया, तो मेरे पास मोल्स निकला है, मोल से फिर मैंने नंबर निकाल लिए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 28। अब 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम, देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये इसका मतलब मोल ही होता है, इस पे थोड़ा आप ध्यान दो। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कभी अगर आपको दे, ये नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, थोड़ा वर्ड के अंदर थोड़ा सा अलग अलग है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ ग्राम एटम कभी आपको दे, नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसका मतलब मोल ही होता है, मोल होता है, मोल। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम। लेकिन कभी ऐसा हो आपके पास नंबर ऑफ 5 ग्राम ऑफ, या ऐसा दिया हो नंबर ऑफ 5, या ग्राम के बीच में ऑफ आ जाएगा तो फिर वो मास ही काउंट होगा, मोल काउंट नहीं होगा। ग्राम के बीच में अगर ऑफ आ गया, मॉलिक्यूल हो या ग्राम ऑफ एटम हो, ग्राम ऑफ एटम हो, तो वो फिर मास ही आएगा, ये फिर मोल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये फिर मास ही बोलेगा। नंबर ऑफ ग्राम, इतने ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल तो मास आए, या इतने ग्राम ऑफ एटम इतना आएगा। लेकिन ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में या ग्राम और एटम के बीच में ऑफ नहीं है तो वो मोल में चला जाएगा। तो मतलब ये एक तरीके से मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। अब देखो ऑक्सीजन एटम नहीं दिया हुआ है, ऑक्सीजन पूछ रहा है, मतलब O2 के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में O2 में रहता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है कि हमें पता है कि 1 मोल CO जो है इसके अंदर 1 मोल कार्बन है प्लस 1 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम बोल देते हैं, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहां पे नंबर दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है नंबर के 6.022, तो मतलब ये 10 मोल CO हो गया। देखो 1 मोल CO का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। इसके अंदर कितने होंगे 1 मोल C, अभी मुझे C से तो मतलब नहीं ऑक्सीजन से, यानी 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये हो गया। ठीक है, अब ये है कि अगर इसने 24 दे दिया है इधर तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब इसको करना है 6.02 इंटू 10⁻24 इसने दिया है, गिवन जो है वो मैं लिख रहा हूं, तो 24 दिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, तो मेरे पास ये आ जाएगा 10 मोल ऑक्सीजन एटम, ये आ जाएगा 10 मोल ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 10 मोल को मैं लिख सकता हूं 10 ग्राम एटम, क्योंकि ये एटम है तो 10 मोल को मैं लिख सकता हूं 10 ग्राम एटम। याद देखो 10 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि मोल और ऑक्सीजन के बीच में कोई वो ऑफ नहीं है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं इक्वल टू 10 ग्राम एटम, 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है ना, ग्राम एटम के बाद वो ऑफ आ सकता है, ठीक है। तो 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मुझे देखना, ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक मतलब 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल O2 बनता है। तो यहां पे 10 मोल, ये जो है ना ये चीज मोल ही है, 10 ग्राम मोल है। तो इसका 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब ये 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो 10 मोल का 5 मोल ऑक्सीजन बनेगा। तो 5 मोल ये बनेगा 5 मोल O2 ऑक्सीजन। 5 मोल, जैसे मैं मोल को लिख सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूल, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकता हूं, 5 ग्राम मॉलिक्यूल O2 ये लिख सकता हूं, 5 ग्राम मॉलिक्यूल O2, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा वो स्टेटमेंट का और वर्ड्स का थोड़ा डिफरेंट है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, ग्राम एटम मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के मोल, और ग्राम एटम मतलब एटम के मोल। तो यहां पर जो है ये ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स पूछ रहा है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन जो है वो O2 में रखना है आपको, ऑक्सीजन एटम में नहीं रखना है। तो ये 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा पूरा ये 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन आया, यानी 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आया। अब 10 मोल ऑक्सीजन में 5 मोल ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन एटम लिख रहा हूं तो वो एटॉमिक फॉर्म है, ऑक्सीजन लिख रहा हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये ध्यान रखना है आपको वर्ड के अंदर। तो 5 मोल ऑक्सीजन के अंदर 5 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 ग्राम मॉलिक्यूल, 5 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ये 5 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।